हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पता है सीरीज़ की पार्ट 10 वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पता है सीरीज़ जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं और ये सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम्स जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल में बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप ये देख सकते हैं कि जो जीके और जीएस होती है वो किसी भी एग्जाम्स में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये पार्ट 10 है और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मैं सभी से एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर करें, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आप नोटबुक लेकर बैठें और नोटबुक में उनको नोट करते हैं, जिससे कभी भी आपको जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो आपको रिवीजन करने का एक मौका मिल जाए, जिससे कि आपका समय बच पाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूचनाओं का संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर के संचालन में काम आने वाली डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, आपको ये बताना है। यानी जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें और कंप्यूटर के ऑपरेशन में हेल्प करें, ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए देख रखा है इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइसेस। तो जब हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जिनसे हम इनपुट फीड करते हैं किसी भी कंप्यूटर में। जैसे कि जो कीबोर्ड होता है हमारा, वो माउस है, ये टच स्क्रीन है, ये सब क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और जब भी हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आउटपुट प्रेजेंट करता है। यानी कोई कभी कंप्यूटर जब कोई प्रोसेस करने के बाद, इनपुट को लेने के बाद प्रोसेस करता है तो आउटपुट के रूप में हमें कुछ ना कुछ अवश्य देता है। जैसे मॉनिटर पे अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे दिखेगा, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर से ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो ये प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर, ये मेनली आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की बात करते हैं तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जैसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हार्डवेयर को कंपाइल कराने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे निर्देशों पर काम करे, निर्देशों पर एग्जीक्यूट हो। तो इस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, यानी एक इंस्ट्रक्शंस का समूह है जो हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है और वो हार्डवेयर से वर्क कराता है। तो जब हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, रोम है, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करती हैं और कंप्यूटर के ऑपरेशंस में भी काम आती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको बताना है। जो ईमेल एड्रेस होते हैं हम उन्हें याद न करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे, ब्राउज़र है, ऑप्शन बी सर्च इंजन, सी फ़ोन बुक, डी एड्रेस बुक। तो जब हम ब्राउज़र की बात करते हैं तो ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र एक तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन खोजनी होती है तो हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो ब्राउज़र कहलाता है। और गूगल हमारा एक तरीके से सर्च इंजन है, आप डेली यूज़ में लेते होंगे उसको। तो जब भी हम ईमेल एड्रेस को सेव करने की या ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए की बात करते हैं तो हम एड्रेस बुक का इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें सारे एड्रेस सेव करके रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इनमें से कौन कंप्यूटर के प्रोसेस साइकिल का हिस्सा है, आपको ये बताना है। यानी जो कंप्यूटर है वो इनपुट फीड करने के बाद आपको आउटपुट देता है प्रोसेस करने के बाद, तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो प्रक्रिया है उसका कौन हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। जब भी हम प्रोसेस साइकिल की बात करते हैं तो प्रोसेस क्या कर रहा है वो, जब भी हम किसी कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इनपुट जो हमने फीड किया है, और एक प्रोसेस जो कि क्या कौन करेगा, सीपीयू करेगा। सीपीयू के साथ कौन जुड़ा होता है, एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये दोनों ही प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे, जो कि आपको मॉनिटर पर दिखेगा। आप प्रिंटर से प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम प्रोसेस साइकिल की बात करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। प्रोसेसिंग कौन करेगा, सीपीयू और एएलयू। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपको देख पा रहा होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करेक्टर्स को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। यानी कोई भी डिवाइस है, कंप्यूटर वगैरह, वो जो इतने भी करेक्टर्स इस्तेमाल करता है उस पूरे करेक्टर को क्या कहते हैं, सभी करेक्टर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है।
तो जैसा कि हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का इस्तेमाल करता है, जबकि हमारा कीबोर्ड इसको इस्तेमाल करता है। यानी जब कोई भी आप डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में तो वो ASCII यानी ASCII कोड की मदद से ही फीड किया जा सकता है। और इसमें सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डिजिट सब होते हैं, ये आपने कीबोर्ड पर देखा ही होगा। और एक्स्ट्रा फंक्शंस की भी होती हैं। तो जब भी हम इन कैरेक्टर के सेट की बात करेंगे यानी सभी कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसे हम कैरेक्टर सेट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और जब भी हम जैसे मशीन साइकिल की बात करें, अगर हम एनालॉग की बात ना करें, डिजिटल की बात करें, तो मशीन साइकिल में कोई भी कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। तो बाइनरी सिस्टम जो होता है वो बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो आप इसी को कैरेक्टर सेट कह सकते हैं बाइनरी के लिए। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकप्रिय है, आपको ये बतानी है। जो मधुबनी है वो लोक चित्रों की एक शैली है, वो इनमें से किस राज्य में फेमस है, आपको ये बताना है। तो मधुबनी बहुत ही आम क्वेश्चन है ये और बहुत ही बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये बिहार में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस वर्ष में गाया गया था, आपको ये बताना है। जो हमारा राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था, ये पूछा गया है। तो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है 1911 में पहली बार गाया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मैं फिर से कहूँगा जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आंसर्स आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो उनके आंसर्स और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं देता हूं आपको वो आपको नोट करते हुए जानी है। और अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इन्हें लाइक व शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे किसी भी नई अपडेट या नई वीडियो को जब हम अपलोड करें तो आपके पास पहुँच जाए और आप उसे आसानी से देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है, आपको यह बताना है कि जो पुरी में रथ यात्रा होती है वो किस देवता के सम्मान में निकाली जाती है। तो आपको याद रखना है ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है जो पुरी में निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात का है, आपको ये बताना है। यानी इनमें से कौन सा फोक डांस ऐसा है जो गुजरात का है। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। गुजरात का जो फोक डांस है वो गरबा है। और जब हम नौटंकी की बात करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश का है फोक डांस है। और जब हम कथकली की बात करते हैं तो ये केरला का है, ये आपको याद रखना है। भांगड़ा जो है वो पंजाब का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है उसमें कोई खासी स्मेल नहीं आती, लेकिन जब कुछ टाइम निकल जाता है या कुछ समय बाद की बात करें तो उसमें अमोनिया जैसी तीखी गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो जब भी हम यूरिन की बात करते हैं तो उसमें यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो जब भी हम यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया का सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बताएंगे कि यूरिया क्या होता है। तो यूरिया होता है NH2CONH2, ये ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, होल्ट्राइज CO। NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला होता है। और अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। तो एक्चुअल में जब हम स्मेल की बात करते हैं तो जो यूरिया साइकिल होती है उससे यूरिया अमोनिया में चेंज हो जाता है, यानी जो NH2CONH2 है वो NH3 में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें अमोनिया की तीखी गंध आती है। तो आप ऑप्शन नंबर C याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, आपको ये बताना है। यानी ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो श्वसन क्रिया में हेल्प करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है। फैक्ट्रीज में जब कच्ची चीनी मैन्युफैक्चर की जाती है तो वो थोड़ी सी येलोइश होती है, यानी अशुद्ध होती है। तो उसको विरंजित करने के लिए यानी उसको प्योरीफाई करने के लिए हम किस कोयले का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये लकड़ी का कोयला होता है, यानी वुड चारकोल होता है, आपको ये याद रखना है।
वुड चारकोल, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, कच्ची चीनी को विरंजित कर पाते हैं, जिससे वो वाइट दिखने लगती है और वो प्योरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बनती है, यानी जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, मिश्र धातु है, ये किस किस धातु से मिलकर बनती है आपको ये बताना है। जर्मन सिल्वर, या इसमें सिल्वर नाम आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसे ना सोचें कि इसमें चांदी मिलाई जाती है, ये इसका केवल नेम है और इसमें चांदी नहीं होती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी खुद ही देख सकते हैं, दोनों में चांदी दिया हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन इसलिए भी बताता रहूँ बार बार, जिससे कि आप कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बैठते हैं तो आपको दो ऑप्शंस में आपको अगर कन्फ्यूजन भी होता है तब भी आप उनको रेक्टिफाई कर पाएँ और आप अपना सही आंसर टिक कर पाएँ। तो देखिए ऑप्शन ए और डी तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं, तो ऑप्शन बी और सी की बात करते हैं। तो जब जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये कॉपर, निकिल और जिंक से मिलकर बना होता है। जिंक को हम जस्ता कहते हैं, तो जस्ता देख सकते हैं आप, निकिल यही है, कॉपर मतलब तांबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है, ये आपको बताना है, यानी जो सरफेस ऑफ अर्थ है उस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ऐसे बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है ही है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, और इसी को हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी उपधातु है या कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये आपको बताने हैं। तो मैं साथ ही साथ तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताता जाऊंगा। जब हम पृथ्वी की सतह पर बात करते हैं तो अगर धातु की बात कर रहे हैं तो ये एल्युमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। और जब हम, ये तो धातु की बात हुई, अगर हम अधातु की बात करें या सबसे ज़्यादा की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, उपधातु की बात करें, तो हमारे पास जो सैंड होता है उसमें, सैंड मतलब रेत, उसमें सिलिकन जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला ही सैंड का SiO2 होता है। आप ये याद रख सकते हैं, ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसी से मैंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए हैं। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम, उपधातु सिलिकन, और अगर कोई तत्व पूछा जाए तो आपको ऑक्सीजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सिलिकन कार्बाइड SiC किस कार्य में प्रयुक्त होता है, आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, यानी बिल्कुल हीरे के जैसा होता है। तो क्योंकि हीरा आप जानते हैं बहुत कठोर होता है, तो इसका जो इस्तेमाल है वो एज अ नाइफ या ऐसे समझ सकते हैं, बहुत कठोर चीज़ों को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। रेडियम निम्न में से किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। चूना, पिचब्लेंड, हेमेटाइट या लिग्नाइट। तो देखिए जब भी हम पिचब्लेंडी की बात करेंगे, इससे यूरेनियम भी निकाला जाता है और रेडियम भी निकाला जाता है, तो ये दोनों का ही एक तरीके से और है, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से मार्स गैस कौन सी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो जो मीथेन होती है, तो मीथेन यानी CH4, इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और इसका जब भी हम बात करते हैं धान के खेतों की तो या दलदली भूमि की, तो उसमें मार्स गैस पाई जाती है। और जब पशु जुगाली करते हैं, यानी जब अपना चारा पचाने के लिए मुंह को चलाते हैं, तो उससे भी CH4 यानी मीथेन निकलती है, तो इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा इनमें से कण है, पार्टिकल है जो हमें दिखता नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दिए गए हैं। तो क्योंकि हम परमाणु में देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये तीनों ही विजुअल पार्टिकल्स हैं, इसके प्रयोग भी किए जा चुके हैं। लेकिन जो न्यूट्रिनो है वो अदृश्य पार्टिकल है, यानी ये दिखाई नहीं देता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। आपके होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन इनमें से ये भी है कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज और उनके मासेज आपको बताने हैं। चार्ज और मास तीनों पार्टिकल्स के आपको बताने हैं, इसको आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है। ऑप्शन ए लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन संपर्क में, उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में। ऑप्शन सी केवल मोबाइल फ़ोन के मध्य सिग्नल का संप्रेषण में, सैटेलाइट टीवी संप्रेषण में। यहाँ संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन से है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ब्लूटूथ क्या होता है, या जिसे हम वाईफाई भी
समझ सकते हैं। तो वाईफाई क्या है, वायरलेस फाइडेलिटी है। ये वायरलेस मतलब WI, FI मतलब फाइडेलिटी। तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो उपकरणों यानी जो गैजेट्स हैं उनके मध्य वायरलेस कॉन्टैक्ट स्थापित करने में इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आप जब ब्लूटूथ से कोई ट्रांसफ़र भी करते हैं तो आप देखते होंगे वायरलेस ट्रांसमिशन होता है उसमें, यानी उसमें किसी वायर का या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं किया जाता बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, वो वायरलेस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क स्थापित करती है। अब तो लाइफाई भी आ चुका है, यानी वो लाइट के थ्रू करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट फाइडेलिटी। इसमें स्पीड अच्छी है क्योंकि यहाँ हम वायरलेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करते हैं, जबकि लाइट फाइडेलिटी में हम प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, और लाइट की स्पीड सर्वाधिक है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? तो जब भी नैनो वर्ड आ जाता है तो आपको याद आएगा कि जब नैनो की बात करते हैं तो ये बहुत ही सूक्ष्म की बात करता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, नैनो। अगर इसके प्रीफिक्स की बात करते हैं तो 10⁻⁹ होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान को पढ़ने के लिए की जाती है, और ये इसका इस्तेमाल एटॉमिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, यानी जब भी हम परमाणु अभियांत्रिकी की बात करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, किसी धातु को तार में परिवर्तित कर सकने का गुण क्या कहलाता है? यानी अगर कोई मेटल है उसको हम वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए स्पर्शिक, ऑप्शन बी खिंचाव, ऑप्शन सी तन्यता, ऑप्शन डी आघात वर्धनीयता। तो आपको याद रखना है, इसको तन्यता कहते हैं, इंग्लिश में इसे डक्टिलिटी कहते हैं। और जब भी हम आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी की बात करते हैं तो मेलिएबिलिटी क्या होता है कि किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को चादर में, यहाँ तार की जगह चादर हो जाएगा तो इसका आंसर आघात वर्धनीयता हो जाएगा। अभी धातु को तार में परिवर्तित कर रहे हैं तो इसका आंसर तन्यता हो जाएगा। यानी किसी धातु में अगर तन्यता का गुण है तो उसके तार खींचे जा सकते हैं। अगर किसी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण है तो उसकी चादर्स यानी सीट्स बनाई जा सकती हैं। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? आपको ये बताना है। जो महात्मा गांधी और इरविन जी के बीच में जो समझौता हुआ वो कब हुआ था, आपको बताना है। तो ये 1931 में हुआ था, आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं तो आपको उनके लिए भी तैयार रहना है। आपको डेट्स वगैरह या आपके जो पुराने युद्ध हुए हैं उनकी डेट्स, किस किस के बीच में लड़ा गया, कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, तो ये और किसकी जीत हुई, ये आपको याद रखना है। जैसे यह क्वेश्चन भी हिस्ट्री से रिलेटेड है कि भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? यानी जो भू राजस्व पुराने ज़माने में लिया जाता था राजाओं के द्वारा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेट थी वो किसने रखी थी, आपको बताना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 25 है तथा उसका परमाणु क्रमांक 15 है तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। यानी किसी तत्व की जो एटॉमिक वेट है वो 25 है और एटॉमिक नंबर 15 है, तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नंबर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जब भी हम किसी एलिमेंट X की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर अगर हम Z से शो करें और एटॉमिक मास A से शो करें तो Z के बराबर ही इसमें इलेक्ट्रॉन और Z के बराबर ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर के बराबर ही किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 25 है, यानी A की वैल्यू 25 और Z की वैल्यू 15, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। और प्रोटॉन क्योंकि Z के बराबर ही होते हैं और Z यहाँ पर 15 है, यानी परमाणु क्रमांक 15 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 15 हो जाएगी। आपको क्रम से बताना है, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉनों की संख्या 10। तो आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, आपको ये बताना है। ये भी एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। तो आप ये देख सकते हैं, ये 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ये भी हिस्ट्री से रिलेट करता है क्वेश्चन।
तो ये 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसको, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं आपको वो नोट करते हुए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था आपको बताना है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब उस समय बनाया गया था तो उस समय कितना खर्चा इसके बनाने पर आया था आपको ये बताना है। तो उस समय 63,96,729 रुपये का खर्च इस पर आया था, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था आपको ये बताना है, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे ये आपको बताना है। तो स्थायी अध्यक्ष की जब हम बात करेंगे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था आपको ये बताना है। तो भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था विदेशी द्वारा वो साइरस था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको पूरी देखनी है तो आप हमारी स्टैटिक जीके की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विवरण दिया है। और सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए गए थे, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता में जो महान स्नानागार प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है, यानी जो पृथ्वी है उसका वॉल्यूम कितना है ये आपको बताना है। तो क्योंकि जो पृथ्वी की रेडियस है वो लगभग 6400 किलोमीटर है, तो उसके आधार पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। तो 1083 अरब घन किलोमीटर इसका वॉल्यूम है, तो आपको ऑप्शन नंबर भी याद रखना है। ये एक स्टैटिक डेटा है, आपको इसे नॉर्मली याद रखना है। अगर हम होमवर्क क्वेश्चन की बात करें तो कल हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आया था, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि जो संविधान है वो कितने समय में बना था, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर जनरली पूछा जाए तो ये 2 वर्ष 11 माह यानी 11 मंथ्स और 18 दिन यानी 18 डेज। तो 2 years 11 months 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था, ये आपको याद रखना। ये पिछले क्वेश्चंस का आंसर था। और आपको मैंने जैसा कि पहले पूछा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेज और चार्जेज आपको बताने हैं कमेंट करके। और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी या गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं 100 जूल, 250 जूल, 150 जूल, 125 जूल। आपको आंसर कमेंट में करके बताना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, या आपको लगता है कि किसी अन्य के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप उसे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और आप इन वीडियोज़ को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई भी नई अपडेट या नया वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तहत पहुँच पाए और आप उसे ईजिली देख पाएँ। Thanks for watching. Like and share the video and subscribe the channel. Thank you very much.